नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक है इन्हीं पर बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर वर्ण यानी कि वर्णमाला के कुछ प्रकार तथा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने मात्राएं जो होती है वो वर्ण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है वह सभी बता चुके हैं। और आज की वीडियो में यानी कि वर्णमाला में जैसे कि वर्ण के जो भेद होता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो आज की वीडियो में मैंने स्वर वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ भाग पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, यानी कि उसको अलग कर दीजिएगा तो किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आज के जो टॉपिक है यह स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि पिछले वीडियो में तो हमने बता चुका है कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः मतलब अपने आप, यानी कि जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर वर्ण जो होता है यानी कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है आपका स्वर वर्ण यानी कि ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। यानी कि स्वरों की जो संख्या होती है यानी कि स्वर के जो भेद है वो तीन को है। कौन, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा आपका अंत है प्लुत स्वर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय मतलब कि एकदम थोड़ा सा समय लगे उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ और ई, यानी कि इन अक्षरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि स्वर के जो भेद होता है उसमें दीर्घ स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर जो होता है उसका दुगुना समय जिन स्वर में लगता है उन्हीं स्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दीर्घ स्वर हम कहते हैं तो सबसे पहले आ, यानी कि आपने देखा पीछे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी कि इसका दुगुना समय लगे यानी कि समय टाइम लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, यानी कि आ में अ में अगर हम चले तो सिर्फ क्या लेकर चले, यानी कि सिर्फ अ लेकर के चले। ठीक है, क्या, यानी कि सिर्फ अ, छोटी ई लेकर के चले तो छोटी ई हो गया, और छोटी ऊ यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगा। लेकिन दीर्घ स्वर में जब हम आ गए तो आ जो होगा यानी कि इसमें अ जोड़ अ बराबर क्या हो गया, यानी कि आ, क्योंकि इसमें डबल समय लग गया ना, तो डबल समय लग गया तो इसका उच्चारण दुगुना हो गया। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि बड़ी ई है तो आप जानते हैं कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या होता है, यानी कि बड़ी ई होता है। ठीक है, तो बड़ी ई होता है यानी कि इसमें दुगुना समय लगा, यानी कि एक छोटी ई और फिर छोटी ई यानी कि दो ई मिलकर के क्या बन गया, यानी कि बड़ी ई बन गया। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि छोटी ऊ जोड़ छोटी ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ी ऊ हो गया। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए उसके बाद देखिए नोट में एक टॉपिक है थोड़ा सा एकदम, जैसे कि हिंदी में कुल 7 स्वर हैं। हिंदी में स्वर की संख्या यानी कि कुल स्वर जो है यानी कि 7 हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर में होता है। यानी कि हिंदी के उच्चारण में, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे स्वर हैं जिनकी संख्या 7 है और इनका जो उच्चारण किया जाता है वह यानी कि दीर्घ स्वर में होता है। ठीक है, जैसे आ, बड़ी ई, और उसके बाद देखिए बड़ी ऊ, ए, आए, ओ और औ, यानी कि इन 7 जो स्वर हो गया ना, इनका उच्चारण कहाँ करते हैं, यानी कि इनका उच्चारण हम दीर्घ स्वर में करते हैं। समझ में आया। तो आप देखिए 7 वो ऐसे स्वर है जो कि नोट में हम इसको रख दिए हैं कि हिंदी में कुल 7 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर में होता है। कहाँ होता है, दीर्घ स्वर में होता है। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, यानी कि इनके उच्चारण कहाँ होता है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल 7 ही स्वर है जिसका उच्चारण कहाँ होता है, दीर्घ स्वर में होता है। कहाँ होता है, दीर्घ स्वर में होता है। अब आगे हम देखते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण के तीसरा जो भेद होता है यानी कि वह कौन सा है, प्लुत स्वर है। कौन है, प्लुत स्वर। ठीक है, तो देखिए प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, यानी कि 3 गुना, यानी कि आप देखें कि ह्रस्व स्वर में 2 गुना समय लगा, यानी कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगा, लेकिन जब दीर्घ में जब आ गए तो ह्रस्व स्वर से कितना लगा, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ दीर्घ स्वर यानी कि प्लुत स्वर में आप जानते हैं कि स्वर, जैसे कि हिंदी उच्चारण में स्वर में यानी कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगा, लेकिन जब दीर्घ में आ गया तो ह्रस्व का 2 गुना समय लगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी कि 3 गुना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, हे राम, यानी कि देखिए ओम, ओम यानी कि ओम में बड़ी ओम यानी कि बहुत मात्रा में लेकर के चल रहे हैं हम, यानी कि लंबा समय लग गया तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि ओम। उसके बाद हे राम यानी कि हे राम, यानी कि यह आपका जो हो गया यह बड़ी संख्या में होता है, इसलिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अयोग्यवाह, यानी कि अयोग्यवाह किसे कहता है, तो देखिए सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को अयोग्यवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में क्या अंग तथा अह को क्या कहते हैं, अयोग्यवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग्यवाह कहते हैं। जैसे कि आज जब पढ़ लिए तो यहाँ पे आप जानते हैं कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, लेकिन उसमें 2 को जो बाकी रह जाता है क्या, अंग और क्या है, अंग और तो इन दोनों का उच्चारण हम कहाँ करते हैं, अयोग्यवाह में करते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अ को अयोग्यवाह कहते हैं। समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं अगला स्वर की मात्रा, यानी कि स्वर की मात्रा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। यानी कि स्वर जब व्यंजन के साथ जब मिल जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि क हलन जोड़ अ, यानी कि यह व्यंजन हो गया और यह आपका स्वर हो गया। जब दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल गया तो यह हो गया आपका पूरा क। यानी कि यहाँ टॉपिक में देख रहे हैं आप, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तो क हलंत यानी कि व्यंजन हो गया और इसमें अस्वर मिल गया तो इसका रूप परिवर्तित हो गया, यानी कि रूप बदल गया। तो बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। यानी कि स्वर की मात्रा, यानी स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और इसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस यहाँ भी एग्जाम्पल में हम बता दिए हैं। और यहाँ देखिए क हलंत जोड़ अ
बराबर क, उसी प्रकार से अगर हम लेके चलते हैं ख हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो गया, यानी कि ख हो गया। क्या हो गया, ख हो गया। तो देखिए सबसे पहले मात्रा के बारे में आप तो जानते हैं कि स्वर की मात्रा क्या है। तो स्वर की मात्रा जैसे अ में आकार जुड़ गया, यानी कि अ जब यहाँ आप लिख दिए तो अ के साथ जब आकार आप जोड़ दिए तो क्या हो गया, यह आ हो गया, आ हो गया ना। उसी प्रकार से जैसे कि माँ जोड़ ता, यानी कि दोनों में आ मिल गया ना, तो मिलने के बाद यह क्या बन गया, आपका माता बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि हर्षी है तो हर्षी को लेकर के चलेंगे तो इसमें जैसे हमें अगर कोई चीज लिखनी है, जैसे गीता अगर लिखना है तो गी प्लस ता यानी कि गीता हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सीता जैसे स में दीर्घई जोड़ दिए और ता जोड़ दिए यानी कि दीर्घी जब हो गया तो यह क्या बन गया, आपका सीता। ठीक है, उसी प्रकार से यानी कि यह मात्रा जो है यह कितनी है, देखिए यहाँ मात्रा की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल क्या हो गया, आपका मात्रा हो गया। तो इन्हीं मात्रा को हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा कहते हैं, जो व्यंजन के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद उनका रूप बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा कहते हैं। समझ में आया। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर क्या होता है, यानी कि अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम अनुस्वार को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलेंगे, अनुस्वार को। जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से होता है, कहां से होता है, नासिका से होता है, यानी कि जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, जो कि सभी जैसे हम लिखते हैं ना, क वर्ग लिखते हैं, च वर्ग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क वर्ग हो गया, यानी कि इसका अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। उसी प्रकार से जैसे यह हो गया, ठीक है, यानी कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, अंग, य, न और यानी कि म, इन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, यह सभी क्या है, आपका अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। जैसे कि हमें अगर चंचल लिखनी होती है, क्या चंचल अगर लिखना होता है तो इसमें चंचल, देखिए यहाँ पे यह आपका अनुस्वार हो गया, यानी कि अंग है, यानी कि न की मात्रा से मिल गया ना, तो यह चंचल हो गया, अंक हो गया, यह सभी क्या है, आपका अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। अब अगला हम देखते हैं कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक यानी कि जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों में समान रूप से होता है, यानी कहा, यानी कि जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों में समान रूप से होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि 5, उसी प्रकार से आंख, कांच आदि, यानी कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जबकि यानी कि क वर्ग यानी क ख ग अंग होता है ना, तो क ख ग के अंतिम जो अंग य टवर्गी न और न म, इन सभी को लेकर के जब हम चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ध्यान दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद वाला टॉपिक अब इसके आगे वाले वीडियो में बनाए जाएंगे।